Good morning, students. My name is Manisha Chopra from Floridel Public School. Today we will start from History Chapter 3. अब चैप्टर 3 इसीलिए क्योंकि जिनके पास पुरानी बुक्स हैं, पुराने सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, उसमें चैप्टर 3 लिखा जाएगा, और जो नई बुक्स हैं उसमें चैप्टर 2 लिखा जाएगा, क्योंकि चैप्टर 2 जो पहले था इंडो चाइना वो अब डिडक्ट हो गया है। तो आप चैप्टर के नेम से याद कर लो कि नेशनलिज्म इन इंडिया है, चाहे चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, वट एवर। अब नेशनलिज्म इन इंडिया है तो इंडिया के स्वतंत्रता की बात की जाएगी इसमें, जैसे कि हमने यूरोप के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वही है इंडिया के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट जो है, आप अपने जब भी हम इस वीडियो को सुने या समझें तब अपनी बुक को साथ में रखिएगा और साथ में अंडरलाइन करते चलिएगा। सबसे पहले है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट होता क्या है? नेशन स्टेट का मतलब होता है कि अलग अलग स्टेट को एक कर देना, यूनाइट करना, दैट इज कॉल्ड नेशन स्टेट। इट ऑल्सो मेंट अ चेंज इन ए पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर, मतलब हम हैं कौन, हम किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, हम अपने अपने लिए जो हमारी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो सब नेशन स्टेट्स के अंदर इंक्लूड होगी। और इसको मोटिवेट करने के लिए, नेशन स्टेट को मोटिवेट करने के लिए नए नए सिंबल, आइकन, सॉन्ग, आइडियाज़, है ना, ये सारी चीज़ें लेकर आई जाती है ताकि हमारी कोई बाउंड्रेशन ना हो, हमारी कोई बाउंड्री ना हो, हमारी लिमिटेशन ना हो, हम बहुत आगे की सोचें। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे न्यू नेशनल आइडेंटिटी, यानी एक हमारे एक देश प्रेम जो होता है, देश के नाम पे कुछ कर गुजरने की ताकत, वो अपनाने में बहुत टाइम लगा। इवन हमारे इंडिया में भी बहुत टाइम लगा। इंडिया ऐसी कंट्रीज़ में से एक है जिसको बहुत टाइम लगा नेशनलिज्म को अपनाने में। आज के टाइम पे हम जो मूवीज़ देखते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे मन में देशभक्ति जागती है, हम सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, हम कोई रॉकिंग सॉन्ग सुनते हैं तो हमें मज़ा आता है, हमारा मन करता है कि हम डांस करें, ठीक है। तो इसी तरह से ये फीलिंग लोगों के मन में पैदा करने का प्रोसेस, मैं लोगों के मन में देश के प्रति प्यार जगाने के जो तरीका है वो नेशनलिज्म में आएगा। राष्ट्रीयवाद, और सिंपल मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म इज राष्ट्रीयवाद। तो राष्ट्रीयवाद में क्या हुआ कि द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनी। ऑप्रेस्ड कौन होता है? जो आप पर अत्याचार करता है। और उस टाइम पे कॉलोनिज्म था, कॉलोनी, कॉलोनी जैसे आपका मोहल्ला है, दैट इज़ अ कॉलोनी, बट वो कॉलोनी नहीं। अंग्रेज एक सफिस्टिकेटेड एरिया में रहते थे, उस सफिस्टिकेटेड एरिया को वो कॉलोनी कहा करते थे, और अंग्रेज जिस एरिया में रहते वो कॉलोनी हो गया, तो कॉलोनी का कंट्रोल यानी कॉलोनिज्म कहलाया, ठीक है। तो उसने क्या किया, हमें अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, अलग अलग ग्रुप में एक कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से फेल्ट इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंस वर वेरीड एंड देयर नोशन क्या होता है, उनका सिद्धांत या उनका क्या बोलते हैं दायित्व, उनका टारगेट जो है, वो फ्रीडम का टारगेट जो है वो उनका अलग अलग हो जाता है। जब कांग्रेस महात्मा गांधी के अंदर, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली, तो उन्होंने इंडिया को एक मूवमेंट में जोड़ दिया, इंडिया को यूनाइट कर दिया, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, अब एक करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगे, बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको कुछ कहूँ, आपकी क्लास एक हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग तो मेरे फेवर में होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट होना इजी था, कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही हैं। और महात्मा गांधी इस कॉन्फ्लिक्ट से, एक ही एक ऐसे बंदे थे जो इस कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया को बचा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म की ग्रोथ की पहले फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी कहोगे तो क्या है, 19 जब शुरू हुआ, हम कहते हैं ना, जैसे आप अभी 13 साल के हो या 14 साल के हो तो आप कहते हैं ना 15th चल रहा है, 14th चल रहा है, चल रहा है यानी एक ईयर आगे बोलते हैं। इसी तरह 1901 से 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी शुरू हो गई थी, अभी 21st सेंचुरी है। तो 1920 के अंदर जो नॉन कॉरपोरेशन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ था,
वो बताया जाएगा इस चैप्टर में। ये देखो, ये नेशन वाइड मूवमेंट है, यानी काफ़ी लोग, हजारों लोगों की संख्या है ये एक साथ, जो एक साथ इकट्ठा होकर एक पर्टिकुलर बात के लिए इकट्ठा हुए हैं, देश की आज़ादी के लिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर का, और हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, अब हम इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे। जब 1919 के अंदर नेशनलिज्म मूवमेंट स्प्रेड हुआ था, तब क्या हुआ, नई सोशल ग्रुप डेवलप हुए, नए स्ट्रगल के मोड आए, जिसकी वजह से हम मतलब नए स्ट्रगल के मोड आए थे। अब इन स्ट्रगल के मोड या डेवलपमेंट को हम कैसे पढ़ें, या क्या इम्प्लीकेशन हुई थी, इस बारे में ये टॉपिक बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब देखो, जब वॉर हुआ, जब युद्ध हुआ ना, तब उस टाइम पे एक नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन आ गई थी, सिचुएशन आ गई थी, जिसकी वजह से हमारा जो पैसा था, या जो भी वॉर में शामिल है वो कंट्री, उनका पैसा सारा डिफेंस के एक्सपेंडिचर में खर्च होता था, और या फाइनेंस जो वॉर के इक्विपमेंट खरीदने के लिए, मिलिट्री मैन को खाना खिलाने के लिए, या बहुत से ऐसे खर्चे हैं, हज़ारों लाखों लोग होते हैं युद्ध में शामिल, तो उन आर्मी सोल्जर्स को रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए लोन लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो पैसा है वो टैक्स, अब वो गवर्नमेंट लोन लेगी तो पैसा किससे लेगी, जनता से, और जनता से पैसा कैसे लेगी, टैक्स बढ़ा देगी, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा देगी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से हम जो गरीब आदमी हैं वो और ज़्यादा पजल्ड हो गए। वॉर के टाइम पे ही, वॉर चला था 1913 से 1918 के बीच में, उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्डशिप हो गई थी, आम जनता के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया था। क्यों मुश्किल हो गया था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई। तो उसका रीज़न ये है कि जो गांव वाले थे उनको बुला लिया कि आओ जी सोल्जर बनो, उनको ज़बरदस्ती रिक्रूट किया गया था, जिसकी वजह से सब जगह गुस्सा हो गया, वाइड स्प्रेड एंगर हुआ। फिर 1919 और 2021 के बीच में ही इंडिया के बहुत से ऐसे हिस्से थे जहां पर क्रॉप फेल हो गई, यानी फसल नष्ट हो गई। फसल नष्ट हो गई तो फूड की शॉर्टेज हो गई। अब फूड की शॉर्टेज है, और उसी टाइम पे एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया, एक बीमारी, महामारी फैल गई। अब उस टाइम पे करीब 12 से 13 मिलियन लोग, 1921 की बात है, अभी 2020 चल रहा है, वही चीज़ है, आज से 100 साल पहले 12 से 13 मिलियन लोग इस फेमाइन के शिकार हुए थे। आज भी लाखों करोड़ों लोग अभी जो फेमाइन चल रहा है उसके शिकार हैं। पीपल होप्ड दैट देयर, मतलब लोगों को एक उम्मीद है कि यार जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो इनकी जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। युद्ध ख़त्म होने के बाद में जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ जाती हैं, क्योंकि युद्ध में जो खर्चा हुआ है उस खर्चे को कैसे वसूल करें, उसको सेटल करना ही होता है ना, तो वो जनता के ऊपर डाल देते हैं। अब उनकी लाइफ में नए स्ट्रगल आ गए, नए मोड ऑफ स्ट्रगल आ गए, अब उस टाइम पे नए स्ट्रगल आए तो नए लीडर आ गए, जिन्होंने इन स्ट्रगल से बचाने के उपाय बताए। अब शुरू होता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? महात्मा गांधी इंडिया में वापस आए थे 1915 में, और वो आए कहाँ से थे? साउथ अफ्रीका से, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी थी, और उन्होंने मास एगिटेशन, अंडरलाइन कर लेना, मास एगिटेशन यानी बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलकर किसी चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो मास एगिटेशन होता है, और उस मास एगिटेशन को कहा गया सत्याग्रह। अब सत्याग्रह क्या है वो भी अंडरलाइन कर लो। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। मतलब सत्याग्रह का मतलब है पावर ऑफ ट्रूथ या सत्य की तलाश। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज राइट, इनका ये मानना था कि अगर कारण सही है तो स्ट्रगल कभी भी तो हम अगर कारण सही है तो आपका जो इनजस्ट के खिलाफ आपके जो आवाज़ है वो कभी गलत नहीं हो सकती।
तो और ना ही आपको फिजिकल फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी सामने वाले को अपनी बात बताने के लिए। अगर आपका कारण सही है तो सामने वाले को आप सीधे बोलिए ना, आप उसको मार पीट के बोले, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि भैया हमारे साथ गलत हो रहा है। विदाउट सीकिंग वेगनेंस और बीइंग अग्रेसिव, मतलब अपनी गुस्सा दिखाना या एग्रेसिव होना कोई ज़रूरी नहीं है। सत्याग्रही चाहते थे कि वो जो बैटल है, वो जो युद्ध है, वो नॉन वायलेंस के थ्रू जीते, जिसकी वजह से ऑपरेसर जो है वो अपने आप ही पिघलेंगे। जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनके सामने आप अपनी बात रख के तो देखो, वो कभी तो पिघलेंगे। जब ऑपरेसर ने सत्य के बारे में सुना, जब ऑपरेसर सच बात सुनेगा तो वो उसको मजबूर होना ही पड़ेगा कि वो इस बात को समझे। बिना, अगर हम उसको वायलेंस यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारी बात को समझेगा। ये महात्मा गांधी का मानना था, इसलिए उन्होंने इसका नाम सत्याग्रह रखा। इस स्ट्रगल के थ्रू उन्होंने ये चाहा कि हमें न्याय मिले और हमें आज़ादी मिले। महात्मा गांधी बिलीव्ड करते थे धामा पे। धामा क्या था? धर्म, यानी बुद्ध धर्म जो है ना, नॉन वायलेंस, उसे धामा कहा जाता था। और उनका एक ही तरीका था पूरे इंडिया को यूनाइट करने का, वो था धामा। वो ये चाहते थे बिना लड़ाई के, बिना मारपीट के हमारी बात सामने वाले तक पहुँचे और हम इंडियंस में यूनिटी आए। जब महात्मा गांधी इंडिया में आए तो उन्होंने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। अब ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके मैप वर्क में भी आएगा। महात्मा गांधी इंडिया में आए थे 15 में, और उन्होंने 60 उसके बाद में उन्होंने अलग अलग प्लेसेस पे अपना सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया। इन 1917 ही ट्रैवल टू चंपारण बिहार। एक्चुअली यहाँ 16 है, चेंज कर लेना। 1916 के अंदर चंपारण बिहार में गए, वहाँ पे पीजेंट स्ट्रगल मूवमेंट था। वहाँ पे ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था। प्लांटेशन यानी वहाँ जो हम आसाम का प्लांटेशन है ना, वैसा। तो प्लांटेशन सिस्टम बिहार चंपारण के अंदर था। वहाँ के पीजेंट काफ़ी परेशान थे। वहाँ पे इन्होंने अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सेकंड सत्याग्रह इन्होंने 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर शुरू किया। और वहाँ पे क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे क्रॉप फेल हो गई थी, एक बहुत बड़ी महामारी आ गई थी, लोग रेवेन्यू देने के लिए लायक नहीं थे, और गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू रिलैक्स करने के फेवर में नहीं थी। तो यहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया। थर्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1918 के अंदर, जहाँ अहमदाबाद में सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया। और ये था वहाँ के कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। ये उनकी जो कंडीशन है, उनको काफ़ी टॉर्चर करके रखा जा रहा था, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट आखिर होता क्या है? रॉल्ट एक्ट के अंदर गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह सत्याग्रह शुरू करेंगे रॉल्ट एक्ट के खिलाफ। और इस एक्ट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ओपोजिशन इन द इंडियन मेंबर, मतलब इस रॉल्ट एक्ट में हुआ क्या था? रॉल्ट सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया? क्योंकि जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो हमारा देश का कानून बना रहे या हमारे लिए रूल बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा राज्यसभा मान लो, उसके अंदर हमारे मेंबर, इंडियन मेंबर्स की कोई भी प्रेजेंस जरूरी नहीं समझते थे। और इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास में एनॉर्मस पावर, यानी बहुत ज़्यादा पावर आ रहा था कि अगर इंडिया के कोई भी इंसान पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हुआ नज़र आएगा तो उसे बिना किसी ट्रायल के, यानी बिना सुनवाई के 2 साल के लिए जेल डाल दिया जाएगा। अब 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा तो बेचारा हम हमारी बात गवर्नमेंट तक कैसे पहुँचाएंगे? पॉलिटिकल एक्टिविटी तो करेंगे। तो महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ वो चाहते थे नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इस अनजस्ट के खिलाफ, ये लॉ के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने हड़ताल की 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को हड़ताल कर दी। रैलीज निकाली गई, अलग अलग सिटीज़ में स्ट्राइक हो गए, रेलवे वर्कशॉप को बंद कर दिया गया, दुकानों को बंद कर दिया गया, और सब जगह एक अवसर हो गया कि भाई हमने ना हर हाल में देश को आज़ाद कराना है। कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए, रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब डिस्टर्ब हो गए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये डिसाइड किया
कि हमें इनको काम डाउन करना ही पड़ेगा, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इस गुस्से को शांत करने के लिए, जनता को चुप कराने के लिए, वहाँ जो ये लोकल हर एक जब भी कोई लड़ाई होती है तो कोई ना कोई एक मेन लीडर होता है, हेड होता है, किसी एक बंदे को आगे जाना पड़ता है। तो जो बंदे आगे लीडर के रूप में थे उन सबको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी को कहा कि भाई तुम एंट्री नहीं करोगे दिल्ली में। देखो बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं अंग्रेज लोग। महात्मा गांधी जो सबसे बड़े सब सारे लीडर के ऊपर हेड लीडर थे, उनको कहा कि तुम भाई दिल्ली में नहीं आओगे। और जो हमारे ये बाकी अमृतसर के जो लीडर्स थे उनको बोला, उनको सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। 10 अप्रैल को उन्होंने अमृतसर के अंदर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन, मतलब 10 तारीख को उन्होंने एक वहाँ पे जो रैली हो रखी थी उस रैली में लोगों पर गोलियां चला दी कि भाई तुम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो, तुम निकलो यहाँ से। उन पे अटैक कर दिया। अब हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने पहले अंग्रेज़ों ने रॉयल एक्ट बनाया जिसमें इंडिया के कोई भी मेंबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया और उनको पूरी पावर दे दी कि अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हुआ नजर आएगा तो तुम उनको जेल में डाल दो। अब गांधी जी ने क्या रिएक्ट किया, गांधी जी ने कहा कि हम नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे रॉयल एक्ट के खिलाफ। अब अंग्रेजों को डर लगा, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने किया कि गांधी जी को कहा भाई तुम दिल्ली नहीं आओगे, और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब इनको जेल में डाला तो जनता तो भड़केगी, तो जनता ने क्या रिएक्ट किया। और हाँ, और एक और काम किया अंग्रेजों ने कि उन लोगों पे ना गोलियां चलानी शुरू कर दी, फायर करा। अब उसका रिएक्शन क्या हुआ कि जनता ने, अब गांधी तो कहता था नॉन वायलेंस, लेकिन जनता, आप किसी को मारोगे तो कितनी देर तक चुप रहेंगे, वापस तो रिएक्ट करेंगे। तो उन्होंने वापस रिएक्ट किया। उन्होंने क्या किया, पोस्ट ऑफिस लूट लिया, रेलवे स्टेशन बंद कर दिए, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से उन्होंने बिहेव किया। उसी टाइम पे मार्शल लॉ इम्पोज हो गया। अब जब दंगे फसाद बढ़ जाते हैं तो कानून, गवर्नमेंट को कुछ कड़े नियम बनाने पड़ते हैं, तो उसी टाइम मार्शल लॉ बना दिया जिसका हेड था जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर हो गए। फिर 13 तारीख को एक जलियांवाला बाग था अमृतसर के अंदर, एक पार्क का नाम है जलियांवाला। उस बाग के अंदर लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, और कुछ वहाँ पे इकट्ठा हुए थे इस जो ये रॉयल एक्ट लगा है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, प्लस जो हमारे महात्मा गांधी को दिल्ली में एंट्री बंद किया या लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तभी क्या हुआ कि कुछ लोग बाहर से आए थे, कुछ वहाँ के लोकल भी थे। तो वहाँ पे जनरल डायर अंदर आ गया, उसने जितने भी एग्जिट पॉइंट थे, बाहर निकलने के पॉइंट थे, उसको बंद कर दिया और लोगों के बीच में फायर कर दिया। इस फायर की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। और इसकी वजह से ये बाद में मतलब हो गया ना मोरल इफेक्ट इसका, मतलब वो ये क्यों किया उसने, वो ये चाहता था कि जो सत्याग्रही हैं वो डर जाए, उनको उनके मन में हमारा टेरर बैठाने के लिए कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है मार्शल लॉ, तो तुमको किसने कहा कि बाहर निकलो, तुम घर पे रहो ना, तुम क्यों इकट्ठा हो गए। तो वो टेरर दिखाने के लिए उसने यहाँ पर फायर किया था। अब जलियांवाला बाग में इतना बड़ा मैस्क्योर हो गया, इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, जिसकी वजह से अब एक्शन का रिएक्शन तो होगा। पहले अंग्रेजों ने एक्शन किया, अब जनता वापस रिएक्ट कर रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर स्ट्राइक कर दी, क्लैशेस कर दिया पुलिस स्टेशन को, है बिल्डिंगों को उड़ा दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग बंद कर दी। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन्होंने ये सब किया तो अंग्रेज कम थोड़ी ना है। अंग्रेज़ों ने जनता को, हर एक इंसान को जो भी इंडियन था उनको मार पीटने लगे। उनको कहते थे तुम सड़क पे ज़मीन पे ना अपनी नाक रगड़ो, हमारे जितने भी अंग्रेज हैं उनको जब भी देखो तो सैल्यूट करो, उनको साहिब बोलो, उनको है ना मतलब एक गांव था जो गुज्जरवाला नाम का एक गांव था पंजाब में, अब वो पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ पे अंग्रेज़ों ने बॉम्ब भी ब्लास्ट कर दिया, और इतना वायलेंस, इतना मतलब इतनी ज़्यादा खून खराबा देखकर गांधी जी डर गए। गांधी जी कहते हैं भाई जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट मैंने भी शुरू किया था सत्याग्रह वाला, उसको मैं वापस ले लेता हूँ। तो गांधी जी ने सत्याग्रह नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया ताकि ये जो लड़ाई है, ये जो खून खराबा है वो बंद हो जाए। जब रॉयल सत्याग्रह मूवमेंट वाइड स्प्रेड हुआ, उसी टाइम पे उसकी मतलब वाइड स्प्रेड होने के बावजूद भी कुछ सिटीज़ में या टाउन्स में ये लिमिटेड था। महात्मा गांधी को उस टाइम पे ये ज़रूर महसूस हुआ कि मुझे ना कुछ
बड़ा करना चाहिए। मतलब ये कुछ सिटीज़ के अंदर है, अगर मैं ऐसा कुछ करूं जो पूरे इंडिया को एक कर सके, तभी मेरी बात बनेगी, मतलब हमें आज़ादी मिल पाएगी। तो उन्होंने एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया निकाला, उन्होंने ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बनाया। इसे भी अंडरलाइन करना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस मूवमेंट में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेकर आए और उन्हें ये कहा कि ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें आपका एक तुर्की के साथ, ऑटोमन तुर्की के साथ अंग्रेज़ों का समझौता हुआ था। उसमें ये रूमर फैला कि उन्होंने ऑटोमन एम्पायर का जो स्पिरिचुअल हेड है, जो इस्लामिक वर्ड है खलीफा, उसकी बेइज्जती की थी। अब इस सेंटीमेंट से मुसलमान जुड़े हुए थे, तो मुसलमानों को अपने साथ मिला लिया और उन्होंने कहा कि खलीफा जो आपने खिलाफत कम्युनिटी बनाई है, अंडरलाइन रखना, खिलाफत कमेटी बनी थी बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 के अंदर, और उसके लीडर थे, दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने महात्मा गांधी से डिस्कस किया और उन्होंने इस इशू के बारे में महात्मा गांधी से मिलकर खिलाफत कमेटी को नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कर दिया। गांधी जी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मुस्लिम को और हिंदू को एक अम्ब्रेला के नीचे लिया, यूनिफाई कर दे, एक बराबर लिया है। तो उन्होंने क्या किया, कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस के फर्स्ट सेशन कलकत्ता 1920 के अंदर उन्होंने लीडर को कन्विंस किया कि अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खलीफा एज वेल एज स्वराज। अब हम नया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे खलीफा या स्वराज से रिलेटेड। अब नया टॉपिक शुरू होता है, वाई नॉन कॉरपोरेशन, क्यों नॉन कॉरपोरेशन, नॉन कॉरपोरेशन क्या है। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, जिसके अंदर ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश इंडिया में कैसे हुआ ये बताया। ब्रिटिश रूल इंडिया में कैसे, भाई किसी का भी राज कैसे इस्टेब्लिश होता है, जब हम उसे कॉपरेट करते हैं। हम जब किसी को कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसका सर्वाइवल आपके देश में हो ही नहीं सकता। एक साल के अंदर वो बंदा, वो कंट्री आपके देश को उसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कैसे बना, गांधी जी ने प्रपोज किया कि इस मूवमेंट को अनफोल्ड करना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले निकाला बॉयकॉट मूवमेंट। बॉयकॉट का मतलब आप उसको खारिज कर दो। यहाँ पे बॉयकॉट का डेफिनेशन भी दे रखी है, द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विथ पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और बाइंग एंड यूज थिंग्स यूजली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। तो बॉयकॉट कर दो। और बॉयकॉट का तरीका क्या था कि जितने भी सिविल सर्विस है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, सब चीज़ें हम लेनी बंद कर दें। उसके बाद में गवर्नमेंट के साथ रिप्रेशन हुआ, गवर्नमेंट को काफ़ी इसमें प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने नहीं, गांधी जी ने एक बड़ा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च कर दिया। समर के अंदर, गर्मी के टाइम में 1920 के अंदर महात्मा गांधी और शौकत अली, उन्होंने मोबिलाइज किया इस पॉपुलर मूवमेंट को, यानी इस नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट को पॉपुलराइज किया या ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को पॉपुलराइज किया, और कांग्रेस के अंदर ही कंसर्न किया, इस प्रपोजल को रखा। अब मतलब इन हिंदू और मुसलमान को एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट के स्लो डाउन या वीक पड़ने का रीज़न भी बताया जाएगा इसमें देखो, गांधी जी ने ये मूवमेंट के बारे में बता दिया और उन्होंने ये रखा, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि ना, कांग्रेस के सामने जब ये मुद्दा रखा तो कांग्रेस में आपस में डिस्प्यूट चल रही थी, जिसकी वजह से इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई कई टाइम तक। सितंबर में से लेकर दिसंबर तक कोई भी इसके अंदर कांग्रेस में इस बारे में कोई बात नहीं हुई। उसके बाद में एक मीटिंग हुई और उन्होंने सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, और नागपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ था नागपुर में 1920 के अंदर, तब ये ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को उन्होंने लॉन्च किया और अडॉप्ट किया, या ये कह लो कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया। अब हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, यानी ये मूवमेंट किस तरह से फैला, या लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कैसे किया, या फिर कैसे सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉरपोरेशन, किस तरह से अलग अलग सोशल ग्रुप ने इस आइडिया को माना। ये देखो, चरखा लेकर गए, लोगों को कहा विदेशी वस्त्रों को बंद करो, चरखा लो,
अपने खुद के कपड़े सिलो, खुद बनाओ, देशी चीज़ों को बढ़ाओ, ठीक है, ये तरीका था। तो आज के लिए हमारा फर्स्ट टॉपिक ही काफ़ी है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। प्लीज़ मेक नोट्स और फाइंड आउट सम different questions of this topic. Thank you for today. Bye.